नमस्कार, मैं सतीश कुमार यादव आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व। तो देखें, नीति निदेशक तत्व भाग 4 में है जी। तो ये पूछा जाए कि नीति निदेशक तत्व कौन से भाग में है, तो नीति निदेशक तत्व भाग 4 में है। कहां से लिए गए हैं? ये आयरलैंड से लिए गए हैं। नीति निदेशक तत्व कहां से लिए गए हैं जी? आयरलैंड से लिए गए हैं। जबकि ये अनुच्छेद कहां से कहां तक हैं? अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं। तो ये पूछा जाए कि नीति निदेशक तत्व भाग 4 में है, आयरलैंड से लिए गए हैं, वह अनुच्छेद 36 से 51 तक है। मैं आपको बता दूं, जो नीति निदेशक तत्व हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं, लेकिन 1935 का एक अधिनियम है, 1935 का अधिनियम, उसमें निर्देशों के उपकरण थे जी। निर्देशों के उपकरण, और जो निर्देशों के उपकरण थे वो भी 1935 के अधिनियम में कहां से लिए गए थे? आयरलैंड से लिए गए थे। और ये निर्देशों के उपकरण ही भारतीय संविधान में क्या कहलाते हैं? नीति निदेशक तत्व कहलाते हैं। इसलिए नीति निदेशक तत्व भी कहां से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए। देखें, नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो ये पूछा जाए कि नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य क्या है, तो नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अब देखें, नीति निदेशक तत्व आर्टिकल 36 से 51 तक है। तो अब अपन लोग देखते हैं कि आर्टिकल 36, 37 इनमें क्या है। तो देखते हैं अनुच्छेद 36 में क्या है। अनुच्छेद 36 में क्या है? तो देखें, अनुच्छेद 36 में है राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 36 में क्या है जी? राज्य की परिभाषा है, जिसमें विधानमंडल व कार्यपालिका दोनों आते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, इसी प्रकार की परिभाषा आर्टिकल 12 में भी है। अनुच्छेद 12 में भी ये लिखा हुआ है राज्य की परिभाषा, और जिसमें विधानमंडल व कार्यपालिका दोनों आते हैं। अब प्रश्न पेपर में आ जाए कि राज्य की परिभाषा किसमें है। यदि दोनों ऑप्शन हो तो आंसर क्या आएगा? आंसर 12 आएगा। जबकि कंबाइंड में आए तो 12 व 36 दोनों आएंगे। तो जो अनुच्छेद 36 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 36 में लिखा हुआ है जो परिभाषा अनुच्छेद 12 में है, वो परिभाषा किस में है? अनुच्छेद 36 में है। और अनुच्छेद 12 किससे संबंधित है जी? अनुच्छेद 12 मौलिक अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 12 किससे है जी? मौलिक अधिकारों से संबंधित है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि अनुच्छेद 37 में क्या है? अनुच्छेद 37 में क्या है? तो देखें, अनुच्छेद 37 में लिखा हुआ है नीति निदेशक तत्व वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य नहीं है। और दूसरी चीज क्या लिखी हुई है? राज्य नीतियां बनाते समय इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। तो देखें, आर्टिकल 37 में दो बातें हैं। नंबर 1, नीति निदेशक तत्व वाद योग्य नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूं, ये पूछा जाए कि मौलिक अधिकार व नीति निदेशक तत्व में क्या अंतर है। तो देखें, मौलिक अधिकार हैं वो वाद योग्य हैं। मौलिक अधिकार क्या है जी?
वाद योग्य है। यानी कहने का अर्थ है यदि मौलिक अधिकारों का हनन हो जाए तो अपन लोग सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि मौलिक अधिकार वाद योग्य है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों का यदि हनन हो जाए तो अपन लोग किसी भी प्रकार की याचिका दायर नहीं कर सकते। इसीलिए कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। दूसरा अंतर यह है, मौलिक अधिकारों की प्रकृति, मौलिक अधिकारों की प्रकृति निषेधात्मक है जी। मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है? निषेधात्मक है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति कैसी है? सकारात्मक है। यानी मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है? निषेधात्मक। यानी मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति कैसी है? सकारात्मक है। तो मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों में अंतर है। नंबर 1, मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। मौलिक अधिकारों की प्रकृति निषेधात्मक है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति कैसी है जी? सकारात्मक है। जबकि ये पूछा जाए कि आर्टिकल 37 में क्या है, तो आर्टिकल 37 में लिखा हुआ है कि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है तथा राज्य नीतियां बनाते समय इन तत्वों को क्या रखेगा जी? ध्यान में रखेगा। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि आर्टिकल 38 में क्या है, अनुच्छेद 38 में क्या है, अनुच्छेद 38 में क्या है, तो देखें, राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाए, राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाए, राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाए जिससे आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक, यानी राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाए जिससे आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक रूप से लोगों का क्या हो? कल्याण हो। ये बात कौन से आर्टिकल में है जी? ये बात आर्टिकल 38 में है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि आर्टिकल 39 में क्या है, अनुच्छेद 39 में क्या है, तो देखें, अनुच्छेद 39 में 6 बातें हैं जी। अनुच्छेद 39 में कितनी बातें हैं? 6 बातें हैं। नंबर 1, राज्य स्त्री व पुरुषों को, राज्य स्त्री व पुरुषों, राज्य स्त्री व पुरुषों को आजीविका के समान अवसर उपलब्ध कराएगा। एक बात तो ये लिखी हुई है कि राज्य स्त्री व पुरुषों को आजीविका के समान अवसर उपलब्ध कराएगा। 39(1), 39(2) में क्या लिखा हुआ है? 39(2) में लिखा हुआ है कि राज्य मानवीय व भौतिक संसाधनों का, भौतिक संसाधनों का आवंटन इस प्रकार करेगा जिससे लोगों का अधिकतम विकास हो। यानी राज्य मानवीय व भौतिक संसाधनों का आवंटन इस प्रकार करेगा जिससे कि लोगों का अधिकतम क्या हो? विकास हो। इसी प्रकार दूसरा, तीसरा इसमें लिखा हुआ है, 39(3) में लिखा हुआ है कि राज्य आर्थिक संसाधनों का आवंटन इस तरह करेगा जिससे कि केंद्रीकरण न हो, केंद्रीयकरण न हो।
ये बात कौन से में लिखी हुई है? आर्टिकल 39(3) में लिखी हुई है। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि पेपर में पूछा जाता है, 39(4) में क्या लिखा हुआ है? 39(4) में लिखा हुआ है समान कार्य के लिए, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन। ये बात कौन से में लिखी हुई है? ये बात आर्टिकल 39(4) में लिखी हुई है। इसी प्रकार 39(5) में क्या लिखा हुआ है? 39(5) में लिखा हुआ है स्त्री व पुरुषों को राज्य ऐसा काम करने से रोकेगा, ऐसा काम करने से रोकेगा जो कि उनके स्वास्थ्य के खिलाफ हो, जो कि उनके स्वास्थ्य के खिलाफ हो। ये बात किसमें है जी? ये आर्टिकल 39(5) में लिखा हुआ है। इसी प्रकार 39(6) में क्या है? 39(6) में है कि राज्य बच्चों को ऐसा अवसर उपलब्ध कराएगा, ऐसा अवसर उपलब्ध कराएगा जिससे वो अपना सर्वोत्तम विकास कर सकें। तो देखें, आर्टिकल 39 में 6 बातें हैं जो अपन ने अभी डिस्कस की। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि आर्टिकल 39(a) में क्या है? आर्टिकल 39(a) में है राज्य लोगों को राज्य लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा, विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा। यानी ये बात आर्टिकल 39(a) में लिखी हुई है कि राज्य निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा लोगों को। और देखें, राज्य सभी लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराता है। इन निःशुल्क विधिक सहायता के लिए ही सेंट्रल लेवल पर तो नलसा की स्थापना की गई है, जबकि राज्य स्तर पर सलसा की स्थापना की गई है, वह डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डलसा की स्थापना की गई है जी। यानी राज्य लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए नलसा, सलसा व डलसा की स्थापना की गई है, जिससे कि लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त हो सके। ये बात कौन से आर्टिकल में है? ये बात आर्टिकल 39(a) में है। इसी प्रकार आर्टिकल 40 यानी अनुच्छेद 40 में क्या है? तो देखें, अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का गठन का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख अनुच्छेद 40 में है। देखें, काफी लोग ये कह देते हैं कि महात्मा गांधी का कुछ योगदान नहीं है, लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं, आर्टिकल जो 40 है वो महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज से संबंधित है। यानी ग्राम स्वराज का संबंधी किससे है? ग्राम पंचायतों के गठन से है। इसी प्रकार आर्टिकल 47 में जो मादक पदार्थों पर रोक लगाई गई है वो भी महात्मा गांधी से संबंधित है। इसी प्रकार आर्टिकल 48 में पशुओं व गाय के वध पर जो रोक लगाई गई है वो भी किससे संबंधित है? वो भी महात्मा गांधी से ही संबंधित है। इसलिए कहने का अर्थ है कि महात्मा गांधी का भी योगदान है। तो ये पूछा जाए कि ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? तो ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख आर्टिकल 40 में है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि अनुच्छेद 41 में क्या है? तो अनुच्छेद 41 में है,
अनुच्छेद 41 में है, राज्य लोगों को काम, शिक्षा व लोक सहायता उपलब्ध कराएगा। यानी राज्य लोगों को काम, शिक्षा व लोक सहायता उपलब्ध कराएगा। लोक सहायता किनको? जो बुजुर्ग हैं, विकलांग हैं, बीमार व्यक्ति हैं, उनको। तो आर्टिकल 41 में क्या है जी? राज्य काम, शिक्षा व लोक सहायता उपलब्ध कराएगा। इसी प्रकार आर्टिकल 42, आर्टिकल 42 में क्या है जी? अनुच्छेद 42 में क्या है? अनुच्छेद 42 में है कि राज्य उस काम के लिए मानवोचित दशा उपलब्ध कराएगा। यानी जो आर्टिकल 41 में काम दिया गया है उसके लिए मानवोचित दशा उपलब्ध कराएगा। ये बात कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 42 में। तथा प्रसूति सहायता भी राज्य उपलब्ध कराएगा। ये बात कौन से आर्टिकल में है जी? ये बात आर्टिकल 42 में लिखा है कि लोगों को मानवोचित दशा व प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना किसका काम है जी? राज्य का काम है। इसी प्रकार आर्टिकल 43 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 43 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 43 में देखो, आर्टिकल 41 में काम मिला है, तो काम मिला है तो काम के लिए क्या मिलने चाहिए? पैसे मिलने चाहिए। इसलिए राज्य लोगों को जीवन निर्वाह योग्य वेतन देगा। यानी जब काम दिया है तो काम के लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए। तो पैसे चाहिए तो राज्य लोगों के जीवन निर्वाह के लिए क्या दे? वेतन दे। इस बात का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है जी? इस बात का उल्लेख आर्टिकल 43 में है। इसी प्रकार आर्टिकल 43 ए और है, अनुच्छेद 43 ए। अनुच्छेद 43 ए में क्या लिखा है? अनुच्छेद 43 ए है तो इसके कहने का अर्थ है कि ये मूल संविधान में नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया है। और 43 ए में है उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों का योगदान, यानी उद्योगों के प्रबंधन में लोगों का योगदान। ये बात कौन से आर्टिकल में है? ये बात आर्टिकल 43 ए में है। इसी प्रकार आर्टिकल अनुच्छेद 43 बी, अनुच्छेद 43 बी में क्या है? तो अनुच्छेद 43 बी है तो इसके भी कहने का अर्थ है कि इसे भी क्या जोड़ा गया है? बाद में। यानी अनुच्छेद 43 बी सहकारी समितियों से संबंधित है। तो सहकारी समितियों से संबंधित कौन सा आर्टिकल है जी? आर्टिकल 43 बी। यानी कहने का अर्थ है कि 43 ए व 43 बी बाद में जोड़े गए हैं। कि अनुच्छेद 44 में क्या है? तो देखें, अनुच्छेद 44 में है समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है जी? समान नागरिक संहिता का उल्लेख आर्टिकल 44 में है। यानी कहने का अर्थ है, समान नागरिक संहिता का अर्थ होता है कि लगभग 98% नियम तो सभी धर्मों, जाति के चाहे कोई भी लोग हों, उनके लिए 98% लगभग सभी के लिए नियम कानून क्या है? बराबर हैं। लेकिन कुछ नियम जैसे गोद लेने की प्रथा, तलाक से संबंधित, विवाह से संबंधित नियम, ये नियम कुछ अन्य धर्मों के अलग हैं, तो उन सभी के लिए भी कानून क्या होना चाहिए? बराबर
होना चाहिए। इस बात का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 44 में है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि अनुच्छेद 45 में क्या है? तो अनुच्छेद 45 में है, अनुच्छेद 45 में है 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को पूर्व प्रारंभिक शिक्षा, पूर्व प्रारंभिक शिक्षा, पूर्व प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराना, पूर्व प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराना। इस बात का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? इस बात का उल्लेख आर्टिकल 45 में है। यानी 0 से 6 वर्ष तक की जो पूर्व प्रारंभिक शिक्षा है वो निःशुल्क उपलब्ध कराना 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को। इस बात का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? इस बात का उल्लेख आर्टिकल 45 में है। देखिए मैं आप लोगों को बताऊं, इससे पहले इसमें आर्टिकल 45 में इससे पहले 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा से संबंधित था, लेकिन अब 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, इस बात का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है जी? आर्टिकल 21 क में है, जिसे 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। इसलिए वर्तमान में आर्टिकल 45 में क्या है? 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को पूर्व प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराना। इस बात का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है जी? आर्टिकल 45 में है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि अनुच्छेद 46 में क्या है? तो अनुच्छेद 46 में है राज्य SC ST व अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षा व आर्थिक सहायता राज्य उपलब्ध कराए। इस बात का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है जी? आर्टिकल 46 में है। यानी राज्य SC ST व अन्य पिछड़ा वर्ग लोगों को शिक्षा व आर्थिक सहायता कौन उपलब्ध कराए? राज्य उपलब्ध कराए। इस बात का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? इस बात का उल्लेख आर्टिकल 46 में है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि अनुच्छेद 47 में क्या है? तो देखें अनुच्छेद 47 में है, अनुच्छेद 47 में है राज्य के प्राथमिक कर्तव्य, राज्य के प्राथमिक कर्तव्य, राज्य के प्राथमिक कर्तव्य से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? राज्य के प्राथमिक कर्तव्य से संबंधित आर्टिकल 47 है। बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न ये पूछा जाए कि राज्य के प्राथमिक कर्तव्य कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 47 में। इसमें राज्य का कार्य है लोगों को जीवन स्तर, पोषाहार व स्वास्थ्य, लोगों का जीवन स्तर, पोषाहार व स्वास्थ्य की देखभाल करना राज्य का प्राथमिक कर्तव्य है। इस बात का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है जी? आर्टिकल 47 में। और आर्टिकल 47 में एक बात और है कि राज्य यानी मादक पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध, मादक पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध, इस बात का उल्लेख भी कौन से में आर्टिकल में है? मादक पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध भी आर्टिकल 47 से संबंधित है। तो आर्टिकल 47 में राज्य के प्राथमिक कर्तव्य, जिसमें लोगों के जीवन स्तर, पोषाहार व स्वास्थ्य को सुधारना राज्य का प्राथमिक कर्तव्य है, व मादक पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध का भी उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 47 में। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि अनुच्छेद 48 में क्या है? अनुच्छेद 48 में क्या है? तो देखें अनुच्छेद 48 में है कि राज्य कृषि एवं पशुपालन के लिए उन्नत तकनीक का विकास करे, उन्नत तकनीक का विकास करे। इस बात का उल्लेख किसमें है जी?
इस बात का उल्लेख आर्टिकल 48 में है। देखें, संविधान निर्माताओं ने पशु से संबंधित नियम भी बनाए हैं, यानी कृषि एवं पशुपालन में उन्नत तकनीकी का विकास राज्य करे। इसी प्रकार 48 क है, इसी प्रकार 48 क है। 48 क में क्या है? 48 क में है वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा, वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा एवं पर्यावरण की सुरक्षा का उल्लेख किसमें है जी? आर्टिकल 48 क में है। एक और मैं आप लोगों को बता दूं, 48 में है कि राज्य पशु विशेषकर गाय के वध पर क्या लगाए? रोक लगाए। यानी राज्य पशु विशेषकर गाय के वध पर क्या लगाए? रोक लगाए। ये बात कौन से आर्टिकल में है? 48 में। जबकि 48 क में क्या है? पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा राज्य का काम है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि अनुच्छेद 49 में क्या है, तो अनुच्छेद 49 में है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण। यानी राष्ट्रीय महत्व के जो भी स्मारक हैं उनका संरक्षण। इस बात का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? इस बात का उल्लेख आर्टिकल 49 में है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि अनुच्छेद 50 में क्या है, तो अनुच्छेद 50 में है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। यानी कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। इस बात का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? इस बात का उल्लेख आर्टिकल 50 में है। जबकि यह पूछा जाए कि अनुच्छेद 51 में क्या है, अनुच्छेद 51, तो अनुच्छेद 51 में है विदेश नीति। यानी कहने का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है जी? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 51 में। यानी विदेश नीति का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 51 में है। अब अपन लोग देखते हैं जो एमटीएस में इस टॉपिक से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1, जैसे ये पूछा जाए कि नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? कहां से लिए गए हैं? तो देखें, नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं जी? नीति निर्देशक तत्व आंसर होगा आयरलैंड से लिए गए हैं। यानी नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। जबकि यह पूछा जाए कि नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में है, तो नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। इसी प्रकार यह पूछा जाए कि प्रश्न 2, नीति निर्देशक तत्व कौन से अनुच्छेदों में है? तो कौन से में है जी? आंसर होगा अनुच्छेद 36 से 51 तक है। इसी प्रकार ये पूछा जाए प्रश्न 3,
कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना किसका उद्देश्य है? तो किसका उद्देश्य है जी? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना किसका उद्देश्य है? नीति निर्देशक तत्वों का, नीति निर्देशक तत्वों का। प्रश्न 4, प्रश्न ये पूछा जाए कि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, कौन से अनुच्छेद में है? कौन से अनुच्छेद में है? नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, कौन से अनुच्छेद में है जी? तो नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, इस बात का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल अनुच्छेद 37 में है। जबकि मैं आप लोगों को बता दूं, मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। मौलिक अधिकारों की प्रकृति निषेधात्मक है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति कैसी है जी? सकारात्मक है। इसी प्रकार प्रश्न ये पूछा जाए, प्रश्न 5, राज्य नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा, कौन से अनुच्छेद में है? कौन से अनुच्छेद में है? तो आंसर क्या होगा जी? आंसर होगा आर्टिकल 39A में है। यानी आर्टिकल 39A में लिखा हुआ है कि राज्य नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा। निःशुल्क विधिक सहायता के लिए सेंट्रल लेवल पर नलसा, स्टेट लेवल पर सलसा व डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डलसा की स्थापना की गई है। इसी प्रकार प्रश्न ये पूछा जाए, प्रश्न 6, समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है जी? आंसर होगा आर्टिकल 39। देखें, आर्टिकल 39 में 6 बातें हैं, जिसमें 39(4) में लिखा हुआ है कि समान कार्य के लिए समान वेतन का बात कौन से में है जी? आर्टिकल 39(4) में है। 6 बातें हैं जो आर्टिकल 39 में है, जिसमें आर्टिकल 39(4) में लिखा हुआ है समान कार्य के लिए समान वेतन। इसी प्रकार प्रश्न ये पूछा जाए, प्रश्न 7, ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख, ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है जी? आर्टिकल 40 में है। आर्टिकल 40 में, जो कि महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज से संबंधित है, जो कि महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज से संबंधित है। इसी प्रकार ये पूछा जाए, प्रश्न 8,
समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता का उल्लेख, समान नागरिक संहिता का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? समान नागरिक संहिता का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है जी? आंसर आएगा आर्टिकल 44 में है। इसी प्रकार ये पूछा जाए प्रश्न 9, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? कौन से अनुच्छेद में है? तो आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है जी? अनुच्छेद 51 में है। यानी विदेश नीति का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है जी? आर्टिकल 51 में है। इसी प्रकार प्रश्न ये पूछा जाए कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण कौन से अनुच्छेद में है? तो आंसर आएगा जी कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण कौन से अनुच्छेद में है जी? अनुच्छेद 50 में है। इसी प्रकार प्रश्न ये पूछा जाए प्रश्न 11, अनुच्छेद 47 में क्या है? अनुच्छेद 47 में क्या है? तो देखें इसका आंसर होगा अनुच्छेद 47 में क्या है? राज्य के प्राथमिक कर्तव्य हैं। राज्य के प्राथमिक कर्तव्य का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है जी? आर्टिकल 47 में है। राज्य का कार्य है लोगों को जीवन स्तर, पोषाहार व स्वास्थ्य की देखभाल करना किसका प्राथमिक कर्तव्य है जी? राज्य का प्राथमिक कर्तव्य। तथा मादक पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध का उल्लेख भी कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 47 में ही है। इसी प्रकार प्रश्न ये पूछा जाए प्रश्न 12, अनुच्छेद 48 में क्या है? तो देखें आंसर होगा अनुच्छेद 48 में है कृषि एवं पशुपालन के लिए, कृषि एवं पशुपालन के लिए राज्य उन्नत तकनीक का क्या करे? का विकास करे। ये बात कौन से आर्टिकल में है जी? ये बात आर्टिकल 48 में। इसी प्रकार ये पूछा जाए प्रश्न 13 कि पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा, वन्य जीवों की सुरक्षा का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? कौन से अनुच्छेद में है? तो आंसर आएगा 48 क। पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा को उल्लेख कौन से आर्टिकल में है जी? आर्टिकल 48 क में है। इसी प्रकार प्रश्न ये पूछा जाए प्रश्न 14, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है?
कौन से अनुच्छेद में है? तो आंसर क्या आएगा जी? आंसर 49 आएगा। यानी राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 49 में है। इसी प्रकार प्रश्न 15 ये पूछा जाए कि राज्य नागरिकों को काम, शिक्षा व लोक सहायता उपलब्ध कराएगा का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो आंसर क्या आएगा जी? इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 41 में है। यानी राज्य नागरिकों को काम, शिक्षा एवं लोक सहायता उपलब्ध कराएगा। और लोक सहायता किनको? जो कि बुजुर्ग हैं, विकलांग हैं, बीमार हैं, उन लोगों को सहायता उपलब्ध कराना किसका काम है जी? राज्य का काम है। तो अपन ने जो ये नीति निर्देशक तत्वों का जो टॉपिक था, उस टॉपिक पर वह उससे संबंधित जो एमटीएस में प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों पर डिस्कस किया। देखें, ये एसके बुक्स सामान्य ज्ञान वरत सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। देखें, आजकल जो एग्जाम का जो लेवल है वो थोड़ा टफ हो गया है। उसको ध्यान में रखते हुए ही एसके बुक्स पब्लिकेशन के द्वारा सामान्य ज्ञान वरत पुस्तक को बनाया गया है। इसी प्रकार एक किताब है सामान्य ज्ञान, जो कि एसएससी जीडी व एमटीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एसएससी जीडी व एमटीएस 2011 से अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज इसमें क्या किया गया है? संकलन किया गया है। एसएससी की जीडी व एमटीएस की परीक्षाओं में जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न आते हैं, उन्हीं के स्तर को अन्य परीक्षाओं के प्रश्नों का संकलन किया गया है। एसएससी की पुरानी एमसीक्यू व नई टीसीएस एमसीक्यू के प्रश्नों का भी इसमें क्या किया गया है? संकलन किया गया है। सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या भी की गई है। इसी प्रकार एसएससी द्वारा आयोजित मल्टीटास्किंग गैर तकनीकी स्टाफ एमटीएस एवं हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन भर्ती परीक्षाओं के लिए सिलेबस के अनुसार सामान्य अध्ययन, गणित, इंग्लिश व तर्क शक्ति का संपूर्ण कवरेज इस पुस्तक में किया गया है। एसएससी एमटीएस 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज एंड टाइप वाइज संकलन इस पुस्तक में है। सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या का पीडीएफ क्यूआर कोड के माध्यम से उपलब्ध है। इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।